हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ACE अश्वनी क्लासेस फॉर एजुकेशन। आज हमारी इस प्लेटफॉर्म पे पहली क्लास है। जिस तरह आपने पहले कई क्लासेस देखे आपने अदर सब्जेक्ट टीचर के द्वारा, GS अदर सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सभी क्लासेस आपने भी इस प्लेटफॉर्म पे देखे। तो आज हमारी पहली क्लास है और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो मैथ्स की क्लास शुरू करने के पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मैथ्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में कौन कौन सा सिलेबस आता है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है और किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रो अबाउट द मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना, मैथ्स के सिलेबस के बारे में पढ़ना है। तो जो सबसे पहला और बेसिक चैप्टर होता है आपका मैथ्स का, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें प्रॉब्लम वहीं से शुरुआत होती है। कैलकुलेशन करना, जोड़ करना, गुणा करना, भाग करना, यहीं से हमको बेसिक चीज़ें सीखनी होती हैं। तो इस क्लास में हम लोग एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। वो पहला जो चैप्टर जो होता है सिंप्लीफिकेशन का, इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सिंप्लीफिकेशन। क्या है? सिंप्लीफिकेशन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण नाम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सरल करना, आसान करना, कैलकुलेशन को एकदम इतना स्मूथ बना देना, इतना आसान बना देना, ठीक है, कि हमारा कैलकुलेशन आसानी से नंबर वो दे दे। ठीक है ना। जो दूसरा चैप्टर होता है वो होता है आपका नंबर सिस्टम। जब हमको मैथ्स में गुणा, भाग, जोड़, घटाना आ जाए तो फिर हमें क्या सीखनी होती है? संख्याओं के बारे में। ठीक है ना, जैसे सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, कैसे हम लोग प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कैसे हम घातों की तुलना करते हैं, कैसे पावर के बारे में कंपेयर करेंगे। यही सब चीज़ें आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ना होता है। वो होता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर होता है वो आता है रेशियो। रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है ना, तीसरा चैप्टर हमारा आता है रेशियो प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। चौथा चैप्टर हमारा आता है पार्टनरशिप। क्योंकि देखिए मैथ्स में जितने भी चैप्टर बनाए गए हैं सबका एक दूसरे से लिंक होता है। अगर आपको रेशियो प्रपोर्शन अच्छे से नहीं समझ में आया है या आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको पार्टनरशिप चैप्टर में दिक्कतें हो सकती हैं। इसका रीज़न क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है? साझेदारी। हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। जब कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति किसी कंपनी में पैसा निवेश करते हैं तो कोई एक अनुपात में पैसे को निवेश करते हैं। वही अनुपात को हमें यहाँ सॉल्व करना होता है। तो जब तक हम लोग अनुपात के बारे में नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तब तक हमको पार्टनरशिप अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगला जो चैप्टर होता है अब आता है परसेंटेज। क्या आता है? परसेंटेज। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है ना। तो परसेंटेज जो चैप्टर आता है ये अपने साथ कई और चैप्टर अपने से लिंक करता है। जैसे कि प्रॉफिट लॉस। जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, ठीक है, या बेचते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका कि कितने रुपए का फायदा हुआ, कितने रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि आप उसको परसेंटेज में बताते हो कि मुझे 30% का फ़ायदा हुआ, मुझे 40% का फ़ायदा हुआ, मुझे 20% का फ़ायदा हुआ। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना वो परसेंटेज निकालनी पड़ती है। तो जब तक परसेंटेज अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग प्रॉफिट लॉस में भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है वो आता है आपका प्रॉफिट लॉस। यानी प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस माने हानि, लाभ और हानि।
जो नेक्स्ट चैप्टर आपका पढ़ना है हमें वो है आपका इसी से रिलेटेड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। अभी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज जो है वो अपने साथ 2-3 चैप्टर को लिंक करता है। पहला था आपका प्रॉफिट लॉस, दूसरा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज, ब्याज हर जगह आपने देखा होगा ब्याज चलता है, इतने परसेंट पे मैंने इनको इतना पैसा दिया, तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर वो कितना पैसा हमें रिटर्न करेंगे, तो उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया जाता है कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस बंदे को मैंने पैसा दिया, तो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर के बाद मेरे अमाउंट के साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऐड करके वो हमको रिटर्न कर देगा। ठीक है ना, तो यही आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होता है वो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, जब हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो हर चीज़ के बारे में अच्छे से समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल से नाम समझ में आ रहा है, साधारण। कंपाउंड में क्या होता है ना, जो भी अमाउंट जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दी जाती है उसके बाद 1 ईयर के बाद आप फिर से उस पैसे को कंटिन्यू करते हो, रखे रहते हो अपने पास, तो वो पैसा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस दोनों पे आपका फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, जब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, यहाँ से आता है आपका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको जो दिए होंगे वो थ्योरी में लिखे होंगे। इस चैप्टर का नाम आता है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। ठीक है ना, इसको समझिए पहले, टाइम एंड वर्क क्या होता है। जब भी आप कोई काम करते हो, ठीक है ना, तो उस काम को कितने समय में कंप्लीट करते हो वो आपकी इफिशियंसी को बताता है। क्या बताता है, यानी किसी भी काम को मैंने कितने समय में कंप्लीट किया, ये हमारे कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, यानी इफिशियंसी को प्रदर्शित करता है। तो यही सब चीज़ें हमको टाइम एंड वर्क में पढ़नी होती है कि किसी काम को कोई व्यक्ति इतने दिन में कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेगा, दोनों की अलग अलग इफिशियंसी आएगी। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति होता है सेम एनर्जी के साथ काम, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है ना, हो सकता हो उसी काम को कोई व्यक्ति 5 दिन में कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसी काम को 7 दिन में या 8 दिन में कर सकता है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना, ये सिंपल आपका क्या है, इफिशियंसी के वजह से आता है, यानी कार्य करने की क्षमता के वजह से आता है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आता है वो आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आपने पढ़ा होगा चाल, दूरी और समय। ठीक है ना, तो चाल का जो मात्रक होता है वहीं से उसका फार्मूला बन के रेडी हो जाता है। चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड, यानी दूरी, मीटर किसका होता है, दूरी का, और समय किसका होता है, सेकेंड किसका होता है, समय का। तो जो हमारा फार्मूला स्पीड का बनता है वो बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें आपके जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हो सकता हो प्लेटफॉर्म को लेकर बन जाए कि जैसे कोई एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को पार करती है इतने समय में, ट्रेन की लेंथ ये है और प्लेटफॉर्म की लेंथ ये है, तो आप बताइए कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो उसके लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जो हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए जब आप प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्थिर है, ठीक है ना, तो एक प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी और जब ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करेगा। जैसे ये प्लेटफॉर्म है तो इस प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करेगा, उसके बाद जो खुद की लेंथ होगी उसको भी वो मेजर करेगा, यानी दोनों की लेंथ को हम लोग ऐड करेंगे और समय से भाग देंगे तो उस ट्रेन की जो चाल है वो हमें मालूम चल जाएगी।
ठीक है ना, समझ में आया। तो हमें बेसिकली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है वो आता है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये जितने भी चैप्टर हैं ना आपके सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आएंगे। कुछ थ्योरी लिखी रहेगी, उसी में नंबर्स होंगे, क्वेश्चन को समझना होगा, आंसर देना होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है बोट एंड स्ट्रीम। इसको हिंदी में बोलते हैं नाव एंड धारा। नाव और धारा, बोट का मतलब नाव और स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। ठीक है ना, तो ये चैप्टर में आपको क्या होता है कि जब कोई नाव है किसी नदी में तैर रही है, किसी नदी में चल रही है, तो ये भी देखा जाता है कि जो हवा है वो किस दिशा में चल रही है, क्योंकि जब हवा चलेगी, ठीक है ना, तो पानी की जो रफ्तार होगी वो भी दूसरे तरफ, हवा के तरफ में ही होगी। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर पानी हवा की दिशा में चल रही है, ठीक है ना, तो पानी और हम लोग नाव के कैलकुलेशन को देखते हैं। अगर आपका अलग अलग दिशा में चल रहे हैं तो फिर हम उसके कैलकुलेशन के बारे में समझते हैं। तो ये होता है आपका बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है ना, आगे आपका ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो सबसे इस पोर्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है वो डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, हम क्यों कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जो भी आपने पीछे पढ़ी है, जैसे कि आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, आपने एवरेज पढ़ा, आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर एक समरी में आपको ये डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि जब डाटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं तो हमें बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने होते हैं। ग्राफ बने होते हैं, पाई ग्राफ हो सकते हैं, लाइन ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है ना, उसी में क्वेश्चन को फॉर्म किया होगा। वहां से आपको कैलकुलेशन करके जो भी उसके रिलेटेड में 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, वहां से हमें आंसर फाइंड आउट करना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने समझा कि पुराने चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे, जैसे कि एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, तो परसेंटेज, तो आपको यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना, और इसके क्वेश्चन हर एग्जाम्स में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हमें फोकस इस पे तो करना ही है, साथ में जो पीछे पढ़ा है मैंने उस पे भी हमें फोकस करना होता है। ठीक है ना, तो आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के बारे में अभी कुछ समझते हैं। 1 मिनट। चलिए आगे हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेंसुरेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं। फिर जैसे हमारी क्लास जब स्टार्ट होगी, ठीक है, तो उस क्लास में हम लोग एक एक चीज़ बहुत बारीकियों से पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक एक ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, वो छोटे छोटे ट्रिक्स जिससे आप क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से देखकर, ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग उसी ट्रिक्स के बारे में क्लास में जब कंटिन्यू करेंगे तो समझेंगे। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति, देखिए कुछ चीज़ें हिंदी में लिखी होती हैं ना, वो अपने हिंदी से ही चीज़ों को समझा देती हैं। त्रिकोण, त्रिकोण, 3 कोण, मिति का मतलब होता है रचना। ठीक है ना, 3 कोणों का रचना, यानी पूरे त्रिकोण मिति में हमको कोणों के रचना के बारे में पढ़ना है। कोण कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, और एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमको
उसकी भुजाओं के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो साइन थीटा तभी निकलेगा जब हमें उसकी लेंथ, उसकी कर्ण, उसकी आधार के बारे में जानकारी होगी। जब तक उनके भुजाओं के बारे में हमें नहीं मालूम होगा तब तक हम लोग उसके कोण को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ठीक है ना। अगर आप इसको अच्छे से, जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही ये इंटरेस्ट देता है, उतना ही मजा आता है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। जो दूसरा चैप्टर आपका आता है इसमें, वो आता है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्षेत्र मिति। मैंने अभी आपको बताया कि नाम से ही हिंदी में समझ में आ जाता है। जैसे त्रिकोणमिति में मैंने 3 कोणों की रचना बताई, इसी प्रकार क्षेत्र मिति, क्षेत्र माने एरिया, एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्षेत्र का मतलब होता है चारों ओर का एरिया। तो एरिया, उसके पूरे क्षेत्र की जो रचना करनी है, पता लगाना है, तो उसे हम बोलते हैं क्षेत्रमिति। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि एक आयत है, उसकी लंबाई दी हुई है, ठीक है। मानिए उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है और चौड़ाई आपकी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मैंने कहा उसका एरिया बताइए, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लंबाई 12 और चौड़ाई 4, यानी 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जब भी एरिया निकालते हैं तो जो एरिया आता है वो वर्ग में आता है, वर्ग में, सेंटीमीटर वर्ग या मीटर वर्ग या मिलीमीटर वर्ग, जिसमें भी आए वर्ग में ही आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार परिमाप, परिमाप, परि माने होता है चारों ओर, परि मतलब होता है चारों ओर। मैंने कहा आयत का परिमाप ज्ञात करना है, लंबाई दी है 12, चौड़ाई दी है 4। तो परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का एरिया। जैसे मैंने कहा ये है आपका रेक्टेंगल, मैंने कहा कि आपकी लंबाई दे दी है 12, चौड़ाई दे दी है, सॉरी चौड़ाई 12 मान लीजिए चौड़ाई, और लंबाई दे दी है 12, ठीक है ना। तो अब इसका परिमाप का आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखिए ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है ना। तो फार्मूला लगता है 2l + b। जब हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे तो समझेंगे कि फार्मूला भी कैसे डिजाइन हुआ। क्यों 2l + b लिखते हैं, क्यों नहीं हम लोग l + b लिख देते हैं। इसके लिखने का मेन रीजन क्या होता है, मेन रीजन ये होता है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है, यानी कितना हो गया 2l। फिर ये भुजा और ये भुजा मिलकर कितनी हो जाएगी 2b। 2 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा l + b। ये हो जाता है परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो लेंथ दिया है 12 प्लस विड्थ दिया है 4, तो 12 4 16 दूनी 32, यानी आपका जो परिमाप आ जाएगा वो 32 सेंटीमीटर दे देगा, ठीक है ना। कभी कभी आपको कर्ण पे भी क्वेश्चन दे देते हैं, विकर्ण पे क्वेश्चन दे देते हैं कि इनका विकर्ण इतना दिया हुआ है तो इसका कैसे एरिया निकालेंगे। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ें, हर एक फार्मूले हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे तो समझेंगे, क्योंकि फार्मूले मेंसुरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि सभी जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि जिसको आपको एक पेज में सॉल्व करना पड़े और निकालना पड़े। वो हर क्वेश्चन एक फार्मूले पे ही आधारित होता है, बशर्ते आप उस फार्मूले को समझ जाओ कि इस क्वेश्चन में मुझे ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमको मेंसुरेशन में पढ़नी होती है, ठीक है। अगला आता है आपका अलजेब्रा, ठीक है ना। अलजेब्रा, अलजेब्रा में आपको बेसिक फार्मूले होते हैं, उनके बारे में चीजें समझनी होती हैं। जैसे मैंने कहा कि अलजेब्रा नेक्स्ट चैप्टर है आपका। अलजेब्रा में आपको फार्मूला मैंने कहा a + b का होल स्क्वायर क्या होगा। सिंपल सा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। आप कहोगे सर हम क्यों याद करें भाई, हमें फार्मूला नहीं याद करना है। भाई मत याद करो, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब इस फार्मूले का महत्व समझ में आएगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 732 गुणे 732 गुणे 732 प्लस 225 गुणे 225
गुणे 225 डिवाइड 732 गुणे 732 माइनस 225 गुणे 732 प्लस 225 गुणे 225। भाई आप लोग कहे कि सर हम फार्मूला नहीं याद करेंगे, भाई मत याद करो, लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आप इसको बेसिक तरीके से, आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो क्या इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मुझे फार्मूला ही नहीं याद है। मैं क्या करूंगा कि 732 का 732 में गुणा करूंगा, फिर 732 में गुणा करूंगा, फिर इनका इसमें आपस में मल्टीप्लिकेशन करूंगा, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, यहाँ किया, सॉल्व किया, डिवाइड किया, 50 तरीके का काम किया। और हो सकता है पेपर का जो प्रेशर होता है ना वो अलग होता है। जब वो सर के ऊपर घड़ी टिक 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 चलती है ना तो वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस उतना ही बढ़ा देती है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम अपने क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो पूरा किया धरा मेहनत बेकार चला जाता है। 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट हमने लगाया भी और ये क्वेश्चन हमारा हो भी नहीं पाया। लेकिन अगर आपको फार्मूला ध्यान में है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या फार्मूला बन सकता है, तो आप विद इन सेकेंड देख के आंसर बता दोगे कि क्या होगा आंसर। इसका आंसर सिंपल ये बनेगा कि 732, ठीक है, प्लस 225, ठीक है। कैसे बना आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे कि मैंने माना कि a बराबर 732, b बराबर 225, मैंने मान लिया कि a बराबर 732, b बराबर 225। मैंने कहा ये बन गया आपका a क्यूब, मैंने कहा ये बन गया b क्यूब, ठीक है, बटे में ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया माइनस का ab, ये बन गया b स्क्वायर, ठीक है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला अगर मुझे नहीं याद है तो हम क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसका फार्मूला a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट गया तो सिंपल क्या बचा, a प्लस बी बचा। a प्लस बी का मतलब 732 और 225 को जोड़िए, आपका आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर इतना करेंगे, सॉल्व करेंगे? नहीं, जब आपको इसमें दिख गया कि सिंपल ये तरीका हमको अपनाना है और इस फार्मूले में हमेशा a प्लस बी बचेगा, ठीक है ना, तो हमारा आंसर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहां आप लोग गलती करते हो, ठीक है ना, क्योंकि लगता है कि मैं कर लूँगा इतना कैलकुलेशन, फिर ठीक है ये कैलकुलेशन मुझे आती है, मुझे गुणा तो आता ही आता है, सर ने गुणा पढ़ाया है मैं गुणा कर लूँगा, लेकिन विद इन सेकेंड कैसे लगाएंगे, ठीक है ना, उसके लिए हमें फार्मूला रिमाइंड होना चाहिए, ठीक है, और पेपर में एट अ मोमेंट पे वो दिमाग में आना चाहिए। और जो लास्ट आता है वो होता है आपका ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री, ज्यामिति जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें भी आपको क्या है कि कुछ चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझना होता है कि एकांतर कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख का कोण क्या होता है, ठीक है ना। कभी कभी दो लाइनें ऐसे खींची हुई हैं, ठीक है, ये बना, ठीक है, मैंने कहा ये जो एंगल है आपका 30 डिग्री है, ठीक है, तो आपको इस एंगल के बारे में पता करना है। तो आप कैसे पता करोगे, ठीक है ना, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आमने सामने वाली कोण बराबर होती है, यानी ये कितना हो गया 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री हो गया तो एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री हो गया। और एक लाइन पे जो एक सीधी लाइन होती है उस पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो जब ये 30 डिग्री का कोण हो गया और ये पूरा आपका 180 डिग्री है तो 180 में से 30 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 50 डिग्री बचेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमको ज्योमेट्री में सॉल्व करनी होती है। हमको एकांतर कोण नहीं मालूम है, हमको शीर्षाभिमुख कोण नहीं मालूम है, तो इतने से छोटे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग और अच्छे से जब क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, तो एक एक चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझेंगे, ट्रिक्स के बारे में समझेंगे। तो जो हमारा क्लास का तरीका होगा, सबसे पहले हम लोग क्लास में
उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग ट्रिक ऑफ द क्लास देखेंगे, यानी उस दिन में कौन सी ट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। रोज हर क्लास में आपको एक नई से नई ट्रिक मिलेगी, ठीक है ना। तो हर क्लास में आपको एक नई ट्रिक के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि आपको ट्रिक्स मालूम हो, ठीक है ना। तो वीडियो में हमारे अंत तक बने रहेंगे तो हर वो चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे जिससे आपका अपकमिंग एग्जाम्स में आपका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पहला जो चैप्टर होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, उसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो पे जो हमारे नए आए हैं, जो इस चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और लोग लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डे टू डे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।